हर गुजरते दिन के साथ हमारे प्लैनेट की आबादी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। 2050 तक विश्व की जनसंख्या 10 बिलियन यानी करीब 1000 करोड़ के पार होने की उम्मीद है। ज्यादा लोगों का मतलब ज्यादा खाने की जरूरत, और ज्यादा खाने की जरूरत मतलब ज्यादा कृषि उत्पाद, और कृषि उत्पादन के लिए ज्यादा जमीन का इस्तेमाल होना। उपज बढ़ाने के लिए ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल भी हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है, हमारे प्राकृतिक इकोसिस्टम में अड़चनें डाल रहा है और इंसान के स्वास्थ्य को लंबे समय के लिए नुकसान पहुंच रहा है। हमारे सामने इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस समय 11 करोड़ 80 लाख लोग कुपोषित हैं। 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। हम बहुत तेजी से मोटापे की समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम खाद्य पदार्थों की तरफ अपना तरीका नहीं बदलेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं हासिल कर पाएंगे। दुनिया की आधी जमीन जो रहने योग्य है उसे कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक कृषि, खाद्य उत्पादन और उनका वितरण सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों में योगदान देते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में सीधे तौर पर कृषि 14% के लिए जिम्मेदार है। सभी वाहनों की तुलना में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन सिर्फ कृषि से होता है। आधुनिक कृषि और खाद्य उत्पादन में कई चुनौतियां हैं। इस विकासशील दुनिया में बड़ी मात्रा में लोगों को पेट भरने लायक खाना नहीं मिलता। हर वक्त खाने की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। मुख्य कारण तो हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। जितनी है उतनी रखें। स्वतंत्रता जब मिली थी तब हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी, अब हमारी 140 करोड़ है, 4 गुना है। ज़मीन उतनी ही है, तो हमको ज़रूर खाने की शॉर्टेज ज़रूर पड़ेगी। एग्रीकल्चर में ज़मीन ही उतनी है तो हमारा जो उपजाऊ है उसके लिए उतनी ही ज़मीन है, बल्कि कम हो रही है, तो इसकी वजह से शॉर्टेज पड़ती है। दुनिया में हर साल इंसान के खाने के लिए बना करीब 1/3 यानी लगभग 1.3 बिलियन टन खाना बर्बाद हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में करीब 40% खाना हर साल बर्बाद होता है। फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में प्रति व्यक्ति हर साल 50 किलोग्राम खाना फेंक दिया जाता है, जो लैंडफिल में जमा होता है और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। एक ऐसी दुनिया जहां भूख से प्रभावित लोगों की मात्रा बढ़ती जा रही है, ऐसे में कम खाना बर्बाद करना और कचरे को कम करना बेहद जरूरी है। अगर हम भूखमरी के वास्तविक कारण देखें तो टकराव, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मंदी काफी बड़े कारण हैं। इसी वजह से भूखमरी और बच्चों का अविकसित रहने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिनका सामना हमें करना पड़ रहा है। अगर और सोचें तो कोविड-19 की वजह से ये कारण और ज्यादा बढ़ गए हैं। आज के समय में पौष्टिक आहार मिलना काफी कठिन हो गया है। संघर्ष से जूझते इथोपिया में लाखों लोगों को इंसानी खाद्य सहायता की जरूरत पड़ती है। ट्रिगे शहर के 83% लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि करीब 40% लोगों के हालात तो बदतर हैं। लगातार बढ़ रहे टकरावों की वजह से भूखमरी और समस्या और बढ़ रही है। टिग्रे की बात करें तो लाखों लोगों की स्थिति गंभीर है। वहीं अफार और अम्हारा में भी हालात बेहतर होते नहीं दिख रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो आज करीब 90 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पाता है। पर्यावरण में होने वाले बदलाव की वजह से भी दुनिया के सामने भूख का संकट लगातार बढ़ रहा है। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 2030 तक करीब 150 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। सवाल है, इस बढ़ती जनसंख्या का पेट कैसे भरा जाएगा?
समय पहले तो जितनी जनसंख्या है वो अभी 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ ही में रखें, इसको बढ़ने नहीं दें। ये तो पहला हमारा टास्क है कि इतने ही रखें, तो वो रखेंगे, वो भी बहुत हो जाएगा। दूसरी बात है कि एग्रीकल्चर में जितनी उपजाऊ है उतनी ही है, उसको कैसे बढ़ाते हैं? उसको बढ़ाते हैं कि आप नेचुरल वो केमिकल फर्टिलाइज़र जो करते हैं उसके बदले आप नेचुरल फर्टिलाइज़र करें। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र कहाँ से आता है? आपके गोबर से आता है, आपका कंपोस्ट से आता है, इससे आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 116 देशों में भारत की रैंक 102 है। भारत उन 31 देशों में शामिल है जहां भुखमरी को बेहद चिंताजनक बताया गया। अब नजर डालते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के करीब 35% बच्चे अविकसित हैं। ये संख्या शहरों के मुकाबले गांवों में बहुत ज्यादा है। हालांकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण के 2 मुख्य कारणों में मामूली सुधार हुआ है, स्टंटिंग और वेस्टिंग, लेकिन बहुत कुछ करना अब भी बाकी है। रिपोर्ट ने इस ओर भी इशारा किया है कि एनीमिया सभी उम्र के लोगों में बढ़ रहा है, खास तौर पर बच्चों और महिलाओं के बीच। वहीं दूसरी ओर मोटापा भी एक मुख्य चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक हाल ही में ज्यादा वजन वाले बच्चों की संख्या 2.1% से बढ़कर 3.4% हो गई, जिसके मुख्य कारण हैं बढ़ती आय, अनहेल्दी खाना और फिजिकल एक्टिविटी में कमी। आज हमारे पास उपजाऊ जमीन कम है, लेकिन उस पर निर्भर रहने वाले और उससे पेट भरने वाले बहुत ज्यादा। चुनौती यह है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना हमें उतनी ही जमीन से सबका पेट भरना है। इसलिए जरूरी है कि खाद्य उत्पादन के लिए स्मार्ट तरीकों और नई तकनीक का इस्तेमाल हो। साफ तौर पर देखें तो हमें स्थायी रूप से होने वाले उत्पादन में बदलाव की जरूरत है, जिससे लोगों को पौष्टिक खाना और बेहतर आय मिल सके। स्थिर कृषि खाद्य प्रणाली से आने वाली पीढ़ियों को पोषित खाना सुनिश्चित किया जा सकेगा, बिना किसी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पहलू पर समझौता किए बगैर। संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत किसानों को गुड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड के बारे में ट्रेन किया जाता है। कृषि पर्यावरण के सिद्धांत काफी अहम है, क्योंकि अगर हम अपनी खेती की जमीन पर अलग अलग तरह की फसलों का उत्पादन करते हैं तो माइक्रोब्स और फायदेमंद कीड़ों की वजह से भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, जिसकी वजह से बाहर से उर्वरक, खाद, रसायन और कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं होगी। कृषि के जरिए जीव जंतुओं को खाना मिलेगा और जीव जंतुओं से रिसाइकल होकर वापस जमीन को मिलेगा। ग्लोबल फूड सप्लाई का करीब 1/3 उत्पादन करने में छोटे पैमाने के ग्रामीण किसान मदद करते हैं, जबकि अफ्रीका और एशिया के कुछ स्थानों पर ये किसान 80% खाद्य की आपूर्ति करते हैं। लेकिन काम करने वाले किसान कभी कभी खुद भूखे रह जाते हैं। अगर हम विश्व के विकासशील देशों की या कहें वहां रहने वाले ग्रामीण लोगों की चुनौतियों और जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं तो हमारी भोजन प्रणाली में स्थिरता लाने की कोशिश असफल साबित होगी। हमें वास्तविक होने की जरूरत है। अगर आप भोजन प्रणाली को ठीक करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों की बातें सुननी होंगी जो उस प्रणाली में काम करते हैं। छोटे किसान विश्व के 1/3 खाने का उत्पादन करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है और वो निराश हो जाते हैं, जिससे उनके काम में फर्क पड़ता है। इन छोटे पैमाने के किसानों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता और इन्हें बचाना बेहद जरूरी है। दुनिया तेजी से बढ़ने वाले और अधिक उपज देने वाले उत्पादों की तलाश में है और यही कारण है कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये दिल्ली की ऑल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस यानी एजिस कंपनी है। कंपनी हाइड्रोपोनिक खेती को बढ़ावा देती है
जहां आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल करके नियंत्रित वातावरण में पौधे लगाए जाते हैं। एजेस की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि पशुओं के साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं, पशुओं के चारे से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, हर जगह पे हरा चारा आपको उपलब्ध नहीं होता, तो ये बात हमारे संस्थान के संस्थापक श्री प्रदीप बर्मन जी ने आज से 30 साल पहले इस समस्या को देखा, जाना और इसका एक समाधान दिया, जिसका एक रूप है ऑल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्थान हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी बनाती है, हाइड्रोपोनिक्स मशीन बनाती है। अगर मैं टमाटर की बात करूं, हाइड्रोपोनिक्स क्यों, ये एक प्रश्न उठता है। 1 किलो टमाटर उगाने के लिए आपको ये जान के आश्चर्य होगा 700 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे अगर वही 1 किलो टमाटर अगर हाइड्रोपोनिक मशीन के थ्रू उगाया जाए, सिर्फ 70 लीटर पानी में उस 1 किलो टमाटर को उगाया जा सकता है। इस पोलो क्लब में हाइड्रोपोनिक खेती की सुविधा है, जहां क्लब के घोड़ों के लिए उच्च क्वालिटी का खाना तैयार किया जाता है। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम बीजों को पानी में भिगोते हैं, उसके बाद हम बीजों को अंकुरण के लिए एक नम जूट बैग में रख देते हैं। फिर कुछ घंटों तक जब उसमें अंकुर निकल आता है, जैसे हम घर में स्प्राउट्स भी बनाते हैं, तो उसको हम ट्रेज में, जो लास्ट स्टेप है, हमारी 3 फीट बाई 1 फीट की डायमेंशन वाली ट्रेज होती हैं, जिसमें हम उसको एक सतह की तरफ बिछा देते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो सतह एक के ऊपर एक ना हो, उससे फिर प्रोडक्शन थोड़ा ख़राब आ सकता है। फिर उसको हम अपने मशीन के अंदर रखते हैं 8 दिन के लिए, और 9वें दिन ये चारा, हरा चारा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है जानवरों को, वो तैयार हो जाता है। और इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जो उनकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। ग्रीन फॉडर इनको घोड़ों को देने के बाद उनके अंदर एनर्जी का सोर्स जो है वो काफ़ी अच्छा पाया गया है, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी अच्छी पाई गई है, प्लस घोड़ों का जो स्किन टोन होता है, उसका जो शाइन होता है, हाइड्रोपोनिक फीडिंग के बाद वो उसमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले हैं। अब बताते हैं हाइड्रोपोनिक खेती के फायदे क्या हैं। हाइड्रोपोनिक खेती से जगह बचती है, पानी बहुत कम लगता है, उत्पाद अधिक तेजी से बढ़ता है और इसमें कीड़ा लगने की बहुत कम संभावना रहती है, जिससे खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की जरूरत कम हो जाती है। बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट फार्मिंग को अपनाना बेहद जरूरी है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में इन महिलाओं ने राफ्ट पर समुद्री शैवाल की खेती करके जीने का एक नया तरीका निकाला। समुद्री शैवाल की खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल है, बहुत फायदेमंद है और ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाली भी नहीं है। समुद्री शैवाल समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। एशियाई खाने में सीवीड यानी समुद्री शैवाल की लोकप्रियता के अलावा इसका इस्तेमाल चिकित्सा, कॉस्मेटिक्स, बायो फर्टिलाइजर और बायोफ्यूल में भी किया जाता है। देश भर के साथ साथ इसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में बेचने के लिए भी भेजा जाता है। समुद्री शैवाल की कटाई के कई फायदे हैं। साधारण पेड़ों की तुलना में ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन हाउस गैस इमिशन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। समुद्र में एसिड की मात्रा को कम करने और समुद्री पर्यावरण में सुधार करने में भी ये मदद करता है। ये उन महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो इसकी खेती कर रही हैं। उनका कहना है कि उनकी जीवन शैली में काफी सुधार हुआ है। इसकी खेती से उनकी महीने की कमाई करीब 20,000 रुपए हो जाती है। समुद्री शैवाल की खेती भारत जैसे देश के लिए काफी फायदेमंद है। इस खेती में जमीन, साफ पानी या फिर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता। 2019 में वैश्विक समुद्री शैवाल उत्पादन के बाजार की कीमत लगभग $12 बिलियन थी। भारत का लक्ष्य है कि उत्पादन को मौजूदा 30,000 टन से बढ़ाते हुए 2025 तक 1 मिलियन टन के पार किया जाए।
सरकार ने इस फार्मिंग इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी में $85 मिलियन देने का ऐलान किया है। दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही आबादी को खिलाने के लिए हमें कीड़ों को भी खाने का स्रोत मानना पड़ सकता है। 2018-19 में अरेबियन पेनिनसुला में आई साइक्लोन से रेगिस्तानी टिड्डियों की ब्रीडिंग में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। इन टिड्डियों के विशाल झुंड ने अफ्रीका से लेकर भारत तक कई देशों की फसलों को बर्बाद कर दिया। एक देश से दूसरे देश में फैले इन टिड्डियों के झुंड ने हजारों लाखों एकड़ खेतों को तबाह कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक 40 लाख टिड्डियों का झुंड लगभग 35,000 लोगों जितना खाना खा सकता है। ये टिड्डियों का तीसरी बार हमला है और काफ़ी किसानों के फसलों को इन्होंने चौपट किया है, जो काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों ने टिड्डियों के जरिए फैलाई इस भयानक आपदा को नए अवसर में बदल दिया। एक पायलट परियोजना के तहत पाकिस्तान में स्थानीय निवासियों ने टिड्डियों को इकट्ठा करके चिकन फीड के रूप में इस्तेमाल किया। चिकन फीड को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के ओकारा जिले में किसानों ने अपनी फसलों पर कीटनाशकों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया ताकि उस पर बैठने वाले टिड्डे हानिकारक न हों। यहाँ एक्सपर्ट्स की ओर से किसानों को टिड्डियों को पकड़ने के तरीके बताए गए। प्रति किलोग्राम करीब 10 रुपए दिए गए। परियोजना के आयोजकों ने टिड्डियों को इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले किसानों को इकट्ठा किया, लेकिन जल्दी ही इस काम से काफी लोग प्रभावित हुए। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत बेहद कम समय में 20 टन कीड़ों को इकट्ठा कर लिया गया। ये टिड्डे सिर्फ मुर्गे मुर्गियों का ही पौष्टिक खाना नहीं बन रहा, कुवैत में इन कीड़ों को इंसानी खाने में भी परोसा जा रहा है। इंसान को जब भी खाना खाने की जरूरत होती है तो ज्यादा खेत बनाने के लिए जंगलों को काट दिया जाता है। दुनिया को अब पारंपरिक खेती करते हुए ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पर्यावरण को नुकसान न हो और अच्छी उपज हासिल करने के लिए नए तरीकों को अपनाया जाए।